चंपावत में एक बार फिर से चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चंपावत विधानसभा सीट खाली होने के बाद राजनीतिक पार्टियां उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं। हालांकि चंपावत विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा संगठन न सिर्फ खुद को चुनाव के लिए तैयार बता रही है, बल्कि जीत का दावा भी कर रही है। तो वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। ये बयान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने दिया है। जोशी ने कहा कि हमारे सबसे अनुभवी नेताओं में से एक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। प्रदेश महासचिव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हरीश रावत अनुभवी और लोकप्रिय नेता है, वो कहीं से भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। पार्टी अगर उन्हें इस उपचुनाव का उम्मीदवार बनाती है तो सीएम धामी को दोबारा हार का मुंह देखना पड़ेगा। सीएम धामी के खिलाफ कांग्रेस हरीश रावत को उम्मीदवार बना सकती है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में बयानबाजी जारी है, जबकि दोनों नेता को विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। तो चंपावत सीट पर कौन मारेगा बाजी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि क्योंकि उपचुनाव होना है, मुख्यमंत्री धामी उपचुनाव में चंपावत सीट से उतरेंगे और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कौन दावेदार होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि कोई अनुभवी नेता ही यहां पर मुख्यमंत्री धामी के अपोजिट उतारा जाएगा और ऐसे में एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने नाम भी दिया कि हरीश रावत जो है सबसे ज्यादा अनुभवी नेता है, उनको पूरे उत्तराखंड में कहीं से भी किसी भी सीट से उतार दिया जाए तो वो जीत जाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि हरीश रावत को ही चंपावत से मुख्यमंत्री धामी के अपोजिट चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी ये बात यहां पर है कि अभी जो चुनाव हुए यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव, तो उसमें देखें तो ये दोनों ही नेता अपने अपने क्षेत्र से चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अगर बात करें हरीश रावत की तो लालकुआं से उन्होंने चुनाव लड़ा, वो हार गए वहां से। और वहीं अगर हम देखें धामी को तो वो खटीमा से चुनाव हार गए। तो मुख्यमंत्री धामी भी चुनाव हारे हैं और हरीश रावत भी चुनाव हारे हैं। हरीश रावत की बात करें तो पिछले कई ऐसे चुनाव हैं जो वो हार रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऐसे में हरीश रावत जीत पाएंगे, चुनौती दे पाएंगे मुख्यमंत्री धामी को, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि बात करें यहाँ पर चंपावत की तो क्योंकि वो खटीमा के पास में पड़ सकता है, तो यहाँ पर दोनों ही तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि खटीमा से हारे हैं मुख्यमंत्री धामी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में नाराजगी है और चंपावत भी पास में ही है। ऐसे में हो सकता है कि उसका असर वहां पर हो। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय गोयल, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय गोयल जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही डॉक्टर आरपी रतूड़ी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत रतूड़ी जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले गोयल जी मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि उपचुनाव होना है, मुख्यमंत्री धामी को लेकर ये कहा गया है कि वो चंपावत सीट से चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर कांग्रेस की बात करें तो वहां से एक मजबूत दावेदारी पेश करते हुए जो नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर हरीश रावत है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि हम अपनी तरफ से कोई भी यहाँ पर ऐसा उतारेंगे दावेदार जो कि अनुभवी हो। अनुभवी का जो नाम आता है यहाँ पर तो हरीश रावत का नाम सामने आया है। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस बयान को लेकर? नहीं, मैं तो स्वागत करूंगा कि अगर कांग्रेस अपने सबसे अनुभवी व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारती है और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का साहस दिखाती है तो बिल्कुल हम उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो बिल्कुल एक उदाहरण प्रस्तुत करे या फिर वो बिल्कुल जितनी बड़ी ताकत से वो चुनाव लड़ सकती है उतनी ताकत से चुनाव लड़े। अगर वो चुनाव ताकत के साथ लड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें अपने सबसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट को पुष्कर सिंह धामी जी के सामने चुनाव मैदान पर उतारना चाहिए। हम भी देखना चाहते हैं कि कौन सा नेता इतना ताकतवर है कांग्रेस में जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी को चुनौती दे सकता है। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ रतूड़ी जी, बताइए आपका क्या जवाब। और जिस तरीके से कांग्रेस ये बात कह रही है कि एक अनुभवी और लोकप्रिय नेता वो चाहते हैं मुख्यमंत्री धामी के अपोजिट उतारना, तो ऐसे में ये भी कहा गया है कि वो हरीश रावत भी हो सकते हैं। कितने तैयार हैं आप इस उपचुनाव के लिए? देखिए, हमारे पास सारे अनुभवी हैं। अभी हमारे मित्र आदरणीय गोयल साहब कह रहे थे, बड़ा दम भर रहे थे, उनको शायद खटीमा की याद नहीं होगी कि हमारे एक मजबूत व्यक्ति ने ही तो हराया उनको।
वो कमजोर हैं जिन्होंने खटीमा से धामी साहब को हराया, क्या वो कमजोर नजर आ रहे हैं इनको? अरे हमारे पास सारे नेता बहुत मजबूत है सब। लेकिन बाकी ये निर्णय तो हाईकमान को करना है। जिसको भी वो प्रत्याशी बनाएंगे उसको मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपने जिस तरीके से रतुड़ी जी कहा कि हमारे सारे नेता मजबूत हैं, आप खटीमा की बात कर रहे हैं कि वहां से हराया है। चलिए देखिए, खटीमा से भले ही वो हार गए हो, लेकिन देखिए हर सीट के समीकरण अलग अलग होते हैं। चंपावत की बात करें तो वहां से कांग्रेस हारी है। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि खटीमा बिल्कुल चंपावत से लगा हुआ है। और जब खटीमा की जनता ने 2 बार के अपने प्रतिनिधि को, आखिर कोई कारण तो रहा होगा क्यों हराया, क्या वजह थी? अरे भाई, इनके तो वो तब भी मुख्यमंत्री के चेहरे थे, तब भी वो सिटिंग सीएम थे। क्या वो तब मुख्यमंत्री नहीं थे? जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी वो मुख्यमंत्री के रूप में थे। खटीमा की जनता ने उनको नकार दिया, उस चेहरे को नकारा है। वही बयार तो बहेगी चंपावत तक। चंपावत में भी लगी हुई हवा है, और निश्चित तौर पर उनके कामों को जब वहां बगल वाले देखेंगे कि खटीमा का विकास नहीं कर पाए तो चंपावत का क्या करेंगे? जनता निश्चित सोचेगी और जनता निर्णय लेगी। बढ़िया। चलिए ठीक, रतुड़ी जी मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच में चंपावत में एक बार फिर से चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चंपावत विधानसभा सीट खाली होने के बाद राजनीतिक पार्टियां उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं। हालांकि चंपावत विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा संगठन न सिर्फ खुद को चुनाव के लिए तैयार बता रही है बल्कि जीत का दावा भी कर रही है। तो वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। ये बयान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने दिया है। मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, 2 बार वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया, कैलाश गटोली जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए उनको जिताया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर लड़ने जाएंगे तो आप देखिएगा कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत रजिस्टर करेंगे वहां से। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का अब ये पूरा ही तय हो चुका है कि वो चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये है कि चंपावत की जनता उन्हें नकारती है या उन्हें स्वीकार करती है, क्योंकि खटीमा से वो जनप्रतिनिधि रहे और खटीमा की जनता ने उन्हें नकारने का कार्य किया। क्योंकि जनप्रतिनिधि तभी हारता है अपने क्षेत्र से जब उसने अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किए होते हैं। हरीश रावत जी हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और उनका काफी पार्टी के अंदर काफी मजबूती के साथ उनकी पकड़ भी है। अगर हरीश रावत जी चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को वहां से हार का सामना करना पड़ेगा। और उसके अलावा भी अगर पार्टी का कोई भी कैंडिडेट होगा, हरीश रावत जी और उनके साथ में हमारे पार्टी का कोई भी नेता, सीनियर जो नेता हमारे, वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री वहां से। रतुड़ी जी मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए अभी ये बाइट जिस तरीके से आपने भी सुनी होगी, इसमें अगर बात करें यहाँ पर नवीन जोशी की, आप ही की पार्टी के नेता है, महामंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर हरीश रावत अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो जरूर जीतेंगे या फिर कड़ी टक्कर दे पाएंगे। रतुड़ी जी आपसे जानूंगी, जिस तरीके से अभी आप ये कह रहे थे कि खटीमा से वो हार गए मुख्यमंत्री धामी, लेकिन अगर हम यहाँ पर हरीश रावत जी को देखें तो 2017 से वो कोई चुनाव नहीं जीते हैं। देखिए, ये लोकतंत्र में हार जीत का, वो पहले 3-4 बार जब लोकसभा रहे और 3 बार हारे, उसके बाद दोबारा हरिद्वार से जीते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में हारता ही हारता है और जीतता नहीं है। हरीश रावत जी निश्चित तौर पर एक बड़े कदम पर ये फैसला करना मेरे हाईकमान का है। वो जिसको भी कैंडिडेट के रूप में लाएंगे उसका स्वागत करेगा और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता दमखम के साथ उस प्रत्याशी के साथ खड़ा होकर के चुनाव लड़ेगा। और मैं निश्चित कहूंगा कि चंपावत की जनता बगल में खटीमा के कामों का जरूर अवलोकन करेगी, आंकलन करेगी। ठीक, मैं आपके पास आऊंगी। गोयल जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना रतुड़ी जी ने क्या कहा, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री धामी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जब खटीमा से नहीं जीत पाए तो चंपावत से कैसे जीतेंगे? चंपावत जो कि खटीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। नहीं, देखिए अभी मैं प्रतिमा जी की बाइट सुन रहा था, उन्होंने स्वीकार किया कि हरीश रावत जी ने शायद काम नहीं किया पिछली बार, इसलिए वो पिछली बार 2-2 जगह से चुनाव हारे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने कहा कि जब कोई काम नहीं करता तो चुनाव हारता है, तो इसीलिए हरीश रावत जी 2-2 जगह से चुनाव हारे थे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है और हम
कांग्रेस से बिल्कुल ये अपेक्षा नहीं करते वो किसी हल्के कैंडिडेट को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने लाए, कल को उन्हें ये कहने का मौका न मिले कि हमारा कैंडिडेट कमजोर था। तो इसलिए कांग्रेस को भी कोशिश करके जो इनका सबसे मजबूत कैंडिडेट हो वही सामने लाना चाहिए। और वही जो भी इन्हें लगता है, वो हरीश रावत जी भी अगर इन्हें लगते हैं या कोई और लगता है, तो उनको बिल्कुल अपने सबसे मजबूत कैंडिडेट को ही पुष्कर सिंह धामी जी के सामने चुनाव लगाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी उनका डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है और नए विजय का रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी कदापि ये नहीं चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई कमजोर कैंडिडेट कांग्रेस खड़ा करे ताकि कल को उसे कोई बहाना बनाने का अवसर मिले। मुझे लगता है कि कांग्रेस को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई लिहाज या रहम नहीं करना चाहिए। उन्हें अपना मजबूत से मजबूत कैंडिडेट फुल कॉन्फिडेंट है गोयल जी आप, यानी कि देखिए हमने काम किया है, हमने जनता की सेवा की है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सारे मिथक तोड़ते हुए दोबारा से उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास। गोयल जी देखिए, काम के लिए अभी 1 महीना ही थोड़ी था, पिछले 5 साल भी तो थे, फिर वो खटीमा से क्यों ही हारे अगर काम के ऊपर ही बात थी तो? नहीं, मैं तो मैं बता रहा हूँ ना, काम किया था तभी सरकार रिपीट हुई है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सीट की चिंता किए बगैर पूरे प्रदेश भर में पार्टी को जिताने का काम किया तो उनके इस जो परिश्रम को नकारा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार से, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, हम सारे चैनलों की डिबेट में उपस्थित रहते थे, मेरे मित्र रतूड़ी जी भी हमारे साथ अनेकों डिबेट में रहे हैं। गोयल जी एक छोटा सा सवाल है, कितने महीने रहे थे मुख्यमंत्री धामी जी? नहीं, मैं बता 6-7 महीने रहे मुख्यमंत्री वो। और उससे पहले वो क्या थे? अपने क्षेत्र के विधायक थे, मैं बताया फिर भी वो हार गए। नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको कि अगर आपको एक जिम्मेवारी मिली है कि आप पूरे प्रदेश को देखिए, तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभाया, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा समय नहीं दे पाए वो। और आज जिस तरह की परिस्थिति गोयल जी मान लिया 6 महीने में नहीं दिया, जाहिर है कि वो पार्टी का चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, मात्र जो 6 महीने थे उसमें उन्होंने वक्त नहीं दिया, लेकिन 4.5 साल जो उन्होंने वहां पर काम किया, क्या वो इतना कम पड़ गया उस 6 महीने पर? नहीं, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं चुनाव में हार जीत बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और जैसा कि अभी रतूड़ी जी कह रहे थे कि किसी एक हार जीत से कोई तय नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के दम पर जिस प्रकार से, एक प्रकार से जो उत्तराखंड को हमारे सारे विपक्षी दल, हमारे सारे विपक्षी साथी हर चैनल की डिबेट में कहते थे कि साहब हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बिल्ली के भाव से छीका टूटने के इंतजार में वो रहते थे। हम उस समय भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है, भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, लेकिन कोई चैनल और कोई भी विपक्षी दल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता था। हम इसीलिए निवेदन कर रहे हैं, ये हमारे कोई गर्व की, आत्मसम्मान की बात तो हो सकती है, लेकिन इसे अहंकार आप कदापि ना समझिए। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को निश्चित रूप से अपना सबसे मजबूत कैंडिडेट ही उतारना चाहिए। और हम किसी प्रकार से कांग्रेस से कोई इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करते कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कोई हल्का कैंडिडेट लाएगी। चलिए ठीक है, मैं गोयल जी लौटूंगी आपके पास, रतूड़ी जी आपके पास भी आती हूँ, लेकिन इसी बीच में प्रवीण कुमार हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रवीण जी देखिए, चंपावत की बात करें तो जाहिर है कि हर सीट के अपने अपने अलग अलग समीकरण होते हैं। मुख्यमंत्री धामी वहां से चुनाव लड़ेंगे जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से, हालांकि अभी नाम फाइनल नहीं है, लेकिन हरीश रावत का नाम सामने आया है। तो हरीश रावत को अगर वहां से चुनाव लड़वाती है कांग्रेस, तो किस तरीके की स्थिति वहां पर बनती दिखाई देती है? देखिए, कांग्रेस के अंदर ये बात उठने लगी है कि सबसे बड़े चेहरे को लाया जाए, क्योंकि हरीश रावत भी पिछले चुनाव में हार गए थे, इसलिए दबी स्वर में कई सारे ऐसे नेता हैं जो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि हरीश रावत को वहां पे लाया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि चेहरा कौन होता है, लेकिन जिस तरह से बात हो रही है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि कड़ी टक्कर देने की कोशिश में है कांग्रेस, और बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि विनय गोयल भी अभी कह रहे हैं, वो पूरी तरह से आश्वस्त है, जीत के प्रति आश्वस्त है। बिल्कुल ठीक है, देखिए टक्कर के लिए तैयार है दोनों ही पार्टियां, और होंगी भी क्यों नहीं, क्योंकि उपचुनाव है, मुख्यमंत्री धामी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव हर तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पर नामों की हम बात करें तो हरीश धामी, यहाँ पर माफ कीजिएगा, हरीश रावत का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में क्या कोई और भी चेहरा है जो कि इस तरीके से, जिस तरीके से हरीश रावत का नाम लिया गया है, तो इसके अलावा हरीश रावत के अलावा कोई और भी नाम यहाँ पर है जो इस रेस में शामिल हो सकता है या फिर हो रहा हो?
निश्चित तौर पर कई सारे नाम हैं, हिमेश करकवाल है, हरीश रावत है, और भी कई नेता होंगे। पार्टी देख रही होगी वहां की जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन किस तरह से साधा जाए, तमाम चीजों को पार्टी देख रही होगी। लेकिन अगर हम किसी मुख्यमंत्री की बात करें, जब भी मुख्यमंत्री किसी सीट से चुनाव लड़ता है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होता है। और आप तमाम बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को देख रहे होंगे स्क्रीन पर भी कि वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि मुख्यमंत्री जीतने वाले। अब हार के मार्जिन, जीत के मार्जिन को लेकर चर्चा चल रही है और वो बात कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक वोट से जीतेंगे और पहुंचेंगे वहां पर, सदन में पहुंचेंगे। हालांकि प्रवीण जी, हमने देखा था कि पिछले चुनाव में मार्जिन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स के बीच में। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, रतुल जी आपके पास आऊंगी। देखिए, चंपावत में 2 जिले हैं, माफ कीजिएगा 2 सीटें हैं और विधानसभा की, और ऐसे में उस जिले में 2 सीटें हैं जिनमें से दोनों ही कांग्रेस के पास थी। और इस बार का जो चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी 1 सीट पर हाथ मार गई और 1 सीट ही रही है कांग्रेस के पास में। ऐसे में ये जो चुनाव है, उपचुनाव काफी मुश्किल और चुनौती भरा हो सकता है कांग्रेस के लिए, चाहे आप किसी भी कैंडिडेट को वहां पर लाकर खड़ा करो। देखिए, निश्चित तौर पर जब चुनाव में जाएंगे तो चुनौतियां तो होती हैं। और मैं आपको बताऊंगा, ये जो वर्तमान चुनाव अभी गया निवर्त, तो इसमें हमारा कोई बहुत अंतर नहीं था। सवाल मेरा ये कहना है कि हमारे अगर सरकार ईमानदारी से चुनाव लड़ने की बात करती है, सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री लड़ेगा तो निश्चित तौर पर भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करेगा। अधिकारी और जितने भी सरकारी मशीनरी का है, इसका दुरुपयोग पूरा पूरा होना है। जो हमको अंदेशा जिस तरह से सल्ट में हुआ था, इसी तरह अगर वहां हुआ तब तो चुनाव का नतीजा क्या होना है। पर ईमानदारी से चुनाव अगर लड़ा गया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां की जनता खटीमा का रिजल्ट दोहराने का काम। ठीक है गोयल जी, जवाब दीजिए, आप ईमानदारी से चुनाव लड़िएगा? देखिए, रतूड़ी जी ने तो अभी से हार के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें करना लोकतंत्र में, जबकि हमारा चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से काम करता है, और कभी ईवीएम पर सवाल उठा देना, कभी सरकारी मशीनरी पर सवाल उठा देना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। क्योंकि सरकारें कांग्रेस की भी नहीं है, सरकारें सभी दलों की अलग अलग समय पर, अलग प्रदेशों में, अलग अलग स्थानों पर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये सत्ता के दुरुपयोग की बात उठाना, मुझे लगता है कोई उचित विषय नहीं है। बात यह है कि आपका संगठन छिन्न भिन्न है। आपके संगठन में जिस प्रकार की आज भी आपका कार्यक्रम होता है, आधे विधायक उस कार्यक्रम में आते नहीं है। मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा हमारा संगठन उनके साथ है, और पूरे संगठन और सभी कार्यकर्ता उनके प्रति एक प्रकार से श्रद्धा का भाव रखते हैं, उनको जिताने के लिए काम करना चाहते हैं। सभी लोग अपने आप को ऑफर कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में जाकर काम करना चाहते हैं। लेकिन उसके विपरीत कांग्रेस में जिस प्रकार से अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं, और नए नए अध्यक्ष की ताजपोशी में जो सीन सबने देखा है, वो किसी से छुपा नहीं है। किस प्रकार से वहां धक्का मुक्की थी, किस प्रकार से वहां एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा था, किस प्रकार से अभी तक उनकी कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं, उन्हें अपने आप को प्रूव करना है, और वो स्वयं चुनाव हारे हुए हैं। जो इनके अध्यक्ष बने हैं वो स्वयं चुनाव हारे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे लोगों के नाम है, कोई भी मजबूत से मजबूत कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस लाए, मैं तो उसका स्वागत करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार विजय का एक नया कीर्तिमान हम लोग बनाने वाले हैं, और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी रिकॉर्ड बहुमत से ये चुनाव चंपावत से जीतेंगे। बिल्कुल प्रवीण जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी आरोप लगाया है रतुड़ी जी ने कि मुख्यमंत्री, अब क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर बात है कि सरकारी मशीनरी का उपयोग होगा, प्रचार प्रसार में पूरी तरह से सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जाएगा। ऐसे में एक कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण भी उन्होंने खड़ा कर दिया है कि अगर कांग्रेस चुनाव अपने अकॉर्डिंग उसका परिणाम नहीं आता है तो ये जो कारण है इसको आगे ला सकती है। उपचुनाव में इस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां होती है उनके संगठन पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से किसी भी चीज का विरोध करती है। अभी से हालांकि सवाल उठाने शुरू कर दिए, लेकिन पहले देखा जाना चाहिए कि
जमीन पे असल में होता क्या। पहले तो कैंडिडेट का चुनाव करना है कांग्रेस को, उसके बाद किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है वो देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही इस तरह के सवाल उठेंगे। हालांकि इस वक्त जो पहले वाली स्थिति नहीं है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और हर चीजें वायरल हो जाती है। इसलिए इस तरह के आरोप शुरुआत में लगा देना ठीक नहीं है। लोकतंत्र में आम लोगों के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। और इस सीट की, चंपावत सीट की बात कर रहे हैं तो ये परंपरागत सीट है। अब कांग्रेस जो अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी यहाँ पर, अब देखना होगा कि किस तरह से चुनाव लड़ती है और कितने ताकत से चुनाव लड़ती है और कौन से कैंडिडेट होते हैं, ये देखना होगा। चलिए ठीक है रतुड़ी जी, आपसे एक लाइन का कमेंट चाहूंगी। देखिए समय समाप्ति की तरफ है, आपने हार का कारण ढूंढ लिया अभी से, एक लाइन में कमेंट कीजिएगा, समय कम है जी। नहीं देखिए हार का नहीं है, हमने इनको देखा है ना, सल्ट के चुनाव में हमने जो बाय इलेक्शन जो होते हैं इसमें हमने देखा है कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ, इसलिए शंका हुई है। और शंका करना हमारा, क्योंकि हमारी सल्ट में सभी गाड़ियों को ये चेक करते थे कि क्या ले जा रहे हैं, क्या जा रहा है। ऐसे ही अन्य जो भी बाय इलेक्शन हुए, लेकिन भाजपा का कोई गाड़ी चेक नहीं होती थी उनका। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुरुपयोग न हो तो चुनाव का रिजल्ट साफ हो। हमने तो ये शंका नहीं कही, हमने तो कहा कि ईमानदारी से अगर ये चुनाव लड़े तो हम तो स्वागत कर रहे हैं भाई, हम तो मैदान है। क्योंकि आपने ये थोपा है, 47 विधायक आपके जीते थे, आपको उनमें कोई योग्य नहीं मिला तो आपने एक चुनाव हम पर थोप दिया है उत्तराखंड पर। तो हम तो तैयार हैं कि आपके हारे हुए चेहरे को अब वहां की जनता कितना पसंद करती है। ये तो आपका पार्टी का फरमान था कि हारे हुए को मुख्यमंत्री बना दिया। अब ये वहां की जनता बताएगी कि भाई हमारा जीते हुए कैंडिडेट को क्यों देना पड़ा, आप उसी में से बना देते, क्या दिक्कत हो रही थी। तो आपने 47 पर भरोसा नहीं किया, हारे पे किया, ये चंपावत की जनता जवाब देगी। चलिए ठीक है रतुड़ी जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। गोयल जी आपका भी धन्यवाद, प्रवीण जी आपका भी धन्यवाद। देखिए जाहिर है चंपावत में उपचुनाव होना है, मुख्यमंत्री धामी के अपोजिट कांग्रेस की तरफ से कौन खड़ा होगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हरीश रावत का नाम सामने आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिर उपचुनाव का परिणाम किसके हक में होगा। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज।